जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस की आज जितनी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट्स के आधार पर एक एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए तैयार किया गया है और मेरा मानना है कि ये एक्सपेक्टेड पेपर आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो अगर आपकी शिफ्ट अभी नहीं हुई है, पेपर अभी आपका बाकी है और आप चाहते हैं कि इस बार आप झंडे गाड़ के आए यानी कि एग्जाम को क्रैक करके आए, तो मैं कहूंगा कि इस पूरे एक्सपेक्टेड पेपर को आप देख कर जाइएगा। सबसे पहले इसमें वैसे ही साथियों उसी टाइप के 25 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के। उसके बाद 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन भी है और मैथ के क्वेश्चन भी है। तो साथियों बहुत तेजी के साथ ये क्लास मैंने शुरू की और बहुत तेजी के साथ मैं चलूंगा। सभी क्वेश्चन आपको सुपर फास्ट तरीके से कराऊंगा। तो बस आपको बने रहना है। एग्जाम में अगर आपको फतेह हासिल करना है, जीत हासिल करना है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो साथियों कब हुई थी? वो 1991 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1991 में हुई थी। उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो साथियों कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, कह रही कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो किस राज्य ने यह काम किया है? आंध्र प्रदेश ने यह काम किया है। उसके बाद देखिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। बिल्कुल पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपको बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था? मैं कहूंगा बिल्कुल स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ही हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। ये कथन साथियों किसका है? तो ये कथन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका ये कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो कब की बात चल रही है साथियों? 15 अगस्त 1974 को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। और वो कौन थे जिन्होंने फहराया था? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था करुणानिधि। क्या था? करुणानिधि साथियों। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को साथियों फहराया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया है? तो साथियों किसने तैयार किया है? एडविन लुटियंस ने तैयार किया है। आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों ठीक है ना। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हरेंद्र सिंह। क्या नाम है? हरेंद्र सिंह इनका नाम है और इनको राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया। सभी क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो समझदारी इसी में है कि अपने एग्जाम से पहले साथियों इन सारी चीजों को आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये साथियों दलाई लामा के शब्द हैं। ये किसका वाक्य है, किसका कथन है? दलाई लामा का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ऐसे जियो जैसे यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये बात तो किसने कही थी? अगर बात करें महात्मा गांधी जी ने कही थी। मैं कहूंगा बिल्कुल ये कथन साथियों महात्मा गांधी जी का है। उसके बाद देखिए इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? दामोदर चापेकर की बात चल रही है। क्या साथियों क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में क्या दामोदर चापेकर ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? ऊधम सिंह ने की थी। किसने? सरदार ऊधम सिंह ने ही जनरल डायर की हत्या की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो इनका नाम क्या था? WS
सीटन कर इनका नाम था और यही साथियों नील आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों, समय आपके पास कम है तो वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, वही चीजें वही क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इधर का उधर का साथियों कुछ नहीं आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो मैं कहूंगा साथियों सूरत में किया था। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है संजय नायर। क्या नाम है? इनका नाम है साथियों संजय नायर और यही एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? बृहदेश्वर मंदिर की बात चल रही है। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। तंजावुर का कौन सा मंदिर है? तो मैं कहूंगा चोल मंदिर है, ठीक है ना, सॉरी, तंजावुर का कौन सा मंदिर है चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो। करके अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग थी। कलिंग का युद्ध जो था। आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, ओडिशा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ओडिशा आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने के लिए की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो अब्बास तैयब जी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने के लिए की गई यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। उसके बाद देखिए किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दिल्ली जो है ना ये मेट्रो सिटी है, ठीक है, इसको महानगर कहते हैं। इसका नाम स्वतंत्रता से अब तक नहीं बदला गया है, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो अगर साथियों बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अगर राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उनकी उपस्थिति में राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री जो होते हैं ना उस समय के वही व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख होते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो क्या साथियों किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो ये एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहां शुरू हुआ? तो कहां पर शुरू हुआ साथियों? तमिलनाडु में शुरू हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल लोकपाल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष तो अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, मिसाइल मैन ही इनको कहा जाता है। तो ये तो साथियों आपके हो गए जीएस प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन। अब साथियों आप लोग देखेंगे किसके? इंग्लिश के। क्या इंग्लिश के पूरे 25 क्वेश्चन, क्योंकि पूरा दारोमदार इंग्लिश पर और जीएस पर ही टिका हुआ है। उसके बाद हम लोग रीजनिंग को भी देखेंगे और मैथ को भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से आप लोग सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपको गलत लग रहा है मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों इंपरेटिव की, तो इंपरेटिव का मतलब होता है कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है ना। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर बात करें ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे इसी में लग रही है साथियों।
ठीक है ना। एक्सेप्शनल की अगर बात करें तो ऐसे नहीं साथियों एक्सेप्शनल लिखा जाता है। एक्सेप्शनल की अगर बात करते हैं साथियों तो EXCEP, क्या EXCEPTIONAL, तो ऐसे साथियों एक्सेप्शनल लिखा जाता है। और एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? असाधारण इसका मतलब होता है। क्या? असाधारण इसका मतलब होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, और यहां पर साथियों इंटेंसिफी लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि दिक्कत कौन सी स्पेलिंग में थी? ऑप्शन नंबर बी वाले की स्पेलिंग में थी, तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको बताना है कि वास्ट का एंटोनिम क्या हो सकता है। तो वास्ट की अगर बात करें साथियों, वास्ट का मतलब होता है विशाल। क्या वास्ट का मतलब होता है? वास्ट का मतलब होता है विशाल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों? छोटा हो जाएगा। तो छोटे की इंग्लिश कहां पर है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में, यानी कि वास्ट का एंटोनिम साथियों क्या होगा? स्मॉल होगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को तुरंत आप लाइक कर दिया करो, बिना कहे, मतलब मैं कहूं या ना कहूं, तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अपने सिलेक्शन के लिए चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एंटोनिम आपको बताना है साथियों ब्लिस का। तो ब्लिस की अगर बात करते हैं साथियों, ब्लिस का मतलब पता क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है आनंद। क्या? ब्लिस का मतलब होता है आनंद। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सॉरो, यानी कि दुख। क्या इसका एंटोनिम दुख हो जाएगा? प्लेजर की अगर बात करें, प्लेजर का मतलब साथियों खुशी होता है, तो खुशी तो नहीं हो सकता। हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी हो जाएगा। और उसके अलावा साथियों स्टेसी की अगर बात करें तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं खुशी ही होता है। तो मैं कहूंगा कि सौरो की अगर बात करें तो ये ब्लिस का एंटोनिम हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 4 सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे। 10 स्टूडेंट वर टायर्ड, यहां पर एक सेगमेंट, आफ्टर वर्किंग एट लॉन्ग आवर्स। तो आपको बताने की यहां पर दिक्कत कहां पर है साथियों, मुझे बताइए। द स्टूडेंट्स वर टायर्ड आफ्टर वर्किंग ए लॉन्ग आवर्स, यानी कि बहुत सारे घंटों के बाद स्टूडेंट्स लोग जो थे वो थक गए थे साथियों काम करने के बाद। तो यहां पर एट लॉन्ग आवर्स नहीं आना चाहिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसकी जगह पर साथियों क्या आना चाहिए? फॉर ए लॉन्ग टाइम आना चाहिए, यानी कि बहुत समय से जो वो काम कर रहे हैं, बहुत घंटों से काम कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो यानी कि कहां पर साथियों दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी वाले में दिक्कत है, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि दिक्कत कहां पर है, कौन सा ऑप्शन आपको साथियों गलत लग रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए इंटरफेयर, क्या इंटरफेयर करना, यानी कि टांग अड़ाना कहते नहीं भाई कि आप इंटरफेयर मत करो, आप इसमें दखल अंदाजी मत दो। उसके अलावा इंटरमीडिएट की अगर बात करते हैं, इंटरमीडिएट आप सभी जानते हैं। सुपीरियर की अगर बात करते हैं साथियों, सबसे बेस्ट सुपीरियर कहलाया जाता है। उसके अलावा साथियों इन्फ्लुएंस की अगर बात करें, इसका मतलब होता है प्रभाव। क्या? लेकिन इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग यहां पर गलत लिखी हुई है, INFLUENC होता है। तो यहां पर ए की जगह पर ई आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत थी? ऑप्शन नंबर ए वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत थी, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि सुनंदा रिकलेक्ट्स मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स whom I have not seen for many years। रिकॉल्स, रिमाइंड्स या साथियों रिमेंबर्स आएगा। क्या यहां पर आएगा, मुझे बताइए। देखिए यहां पर रिमेंबर्स आना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर्स का मतलब होता है याद कराना। क्या? अगर बात करते हैं साथियों याद कराना कह लो, ये याद दिलाना कह लो, यानी कि सुनंदा ने याद दिलाया, सुनंदा ने मुझे याद दिलाया कि मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड, मेरे स्कूल फ्रेंड से जो आई हैव नॉट सीन, यानी कि हमने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है बहुत सालों से, ठीक है ना। तो उनके बारे में याद दिलाया ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहां पर साथियों रिमेंबर्स आ जाना चाहिए, रिकलेक्ट्स नहीं होगा, रिकॉल्स नहीं होगा, रिमाइंड्स नहीं होगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, ग्लीम की अगर बात करते हैं, ग्लीम का मतलब क्या होता है? ग्लीम का मतलब होता है चमक। क्या? ग्लीम की अगर बात करें, ग्लीम का मतलब होता है चमक। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डल, शाइन, फेड या साथियों स्लो। बताइए। देखिए स्लो की अगर बात करें, स्लो का मतलब होता है धीमा, तो ये तो इसका सिनोनिम हो नहीं सकता चमक का। और फेड की अगर बात करते हैं साथियों, फेड का मतलब होता है मुरझाना, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। शाइन की अगर बात करते हैं, शाइन का मतलब भी होता है चमकना, और ग्लीम का मतलब भी होता है चमकना। तो मैं कहूंगा जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। और डल का मतलब साथियों क्या होता है? सुस्त होता है। क्या होता है साथियों? सुस्त होता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि
ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज। क्या ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो अब यूज में नहीं है, यानी कि अब उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी कि अब वो प्रचलित नहीं है, अब वो प्रचलित नहीं है सोसाइटी में, मार्केट में, समाज में, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों अप्रचलित कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको अप्रचलित कहा जाएगा, यानी कि उसको क्या ब्रोकन कहेंगे, या उसको साथियों एब्सोल्यूट कहेंगे, या उसको ऑब्सोलेट कहेंगे। तो साथियों ऑब्सोलेट उसको कहा जाएगा, यानी कि अप्रचलित को इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्सोलेट, और ऑब्सोलेट में कह सकता हूं किसका आंसर हो जाएगा? ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऑब्सोलेट। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर आपका क्या होगा। कहने के द कंपनी entered the इंडियन मार्केट, यानी कि कंपनी ने इंडियंस की मार्केट में, भारत की मार्केट में एंटर्ड किया। वेरी लेट, बहुत देर से एंटर किया, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट गेट ए कन्फर्मिटी पार्टनर, उनको कन्फर्मिटी पार्टनर नहीं मिला था, ये होना चाहिए, या कंपैटिबल होना चाहिए। देखिए कंपैटिबल की अगर बात करें ना, यानी कि अगर बात करें कंपैटिबल के मन मुताबिक, क्या मन मुताबिक इसको कहा जाता है कि उनको मन मुताबिक, ठीक है ना, पार्टनर नहीं मिला था, इसलिए उसकी कंपनी ने भारत की मार्केट में एंटर नहीं किया। तो मैं कहूंगा कंपैटिबल का मतलब होता है मन मुताबिक, और यहीं पर सबसे जो बढ़िया ऑप्शन फिट हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी वाला ही हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रमेश विजिट्स हिज होम टाउन क्विट। रिसेंटली यहां पर आएगा, लेटली यहां पर आएगा, प्रपोजली यहां पर आएगा, या फ्रिक्वेंटली यहां पर आएगा, मुझे बताइए। देखिए यानी कि रमेश विजिट हिज होम टाउन, रमेश अपने होम टाउन पर विजिट कर रहा है बार बार। तो फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है साथियों? बार बार इसका मतलब होता है, तो यहां पर साथियों फ्रिक्वेंटली आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आफ्टरनून शो ऑफ ए फिल्म और प्ले। तो इसको वन वर्ड में आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। क्या साथियों? वन वर्ड में आपको आंसर बताना है, बताइए। चलिए आफ्टरनून शो मतलब पता क्या होता है साथियों? आफ्टरनून शो ऑफ ए फिल्म, यानी कि एक फिल्म का आफ्टरनून शो को क्या कहा जाता है? कहते हैं साथियों, देखिए एक पहला पहर होता है, एक दूसरा पहर होता है, एक तीसरा पहर होता है, तो ये कहीं ना कहीं तीसरा पहर हो जाएगा दोपहर के, ठीक है ना, बात का एक तरीके से। तो इसको पता क्या कहा जाता है? मैटिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मैटिनी कहा जाता है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखें, यानी कि आफ्टरनून शो ऑफ ए फिल्म बोले तो मैटिनी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन द कार्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, बताइए। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब पता क्या होता है साथियों? एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्टेड? क्या एक्सपेक्टेड कह लो या संभावित कह लो, क्या साथियों कह लो या संभावित कह लो। तो यहां पर अगर बात करते हैं ऑन द कार्ड्स की, तो मैं कहूंगा साथियों कि नॉट लाइकली टू हैपन नहीं, रिटन डाउन नहीं, लाइकली टू हैपन। क्या साथियों? लाइकली टू हैपन, या आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब क्या होता है साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए रेनिंग का मतलब आप लोग समझ गए कि भाई बारिश हो रही है, ठीक है, और इसमें कैट्स आ गए, डॉग्स आ गए, इनके डॉग्स और कैट्स पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, यानी कि भारी बारिश होना। क्या बहुत ज्यादा बारिश होने को एक तरीके से क्या कहा जाता है पता है? बहुत ज्यादा बारिश, भारी बारिश होने को कहा जाता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो मैं कहूंगा इसका आंसर क्या होगा? कैट एंड डॉग्स फाइट नहीं, टू क्राउडेड नहीं, रेनिंग हैवली। बिल्कुल साथियों रेनिंग हैवली, यानी कि भारी बारिश होना। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 50 क्वेश्चन पूरे हम लोग देखेंगे, 50 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप रुकिएगा और मैथ के लिए भी आप लोग रुकिएगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर आप लोग क्लिक कर देंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए भाई अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, कहा जा रहा है कि इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट एयर पोल्यूशन हैज ए टेरिबल डैश ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। तो खाली जगह में आपको बताने कौन सा वर्ड आएगा साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए कहने के इट इज वेल नोन फैक्ट दैट एयर पोल्यूशन हैज टेरिबल
एयर पोल्यूशन हैज टेरिबल ऑन द, तो यहाँ पर साथियों पता क्या आना चाहिए, इफेक्ट यहाँ पर आना चाहिए, इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल, यानी कि जो प्रभाव पड़ता है साथियों एयर पोल्यूशन का वो लोगों की हेल्थ पर पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सही है साथियों, क्या ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि परसिस्ट का आपको एंटोनिम बताना है। तो परसिस्ट की जब हम बात करते हैं, परसिस्ट का मतलब होता है लगे रहना, जैसे कि आप हो लगे रहे हो, ठीक है, लगे रहना, क्या लगे रहना मतलब मेहनत करते रहना, लगे रहना। तो परसिस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, रोक देना या बंद कर देना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रोक देना यानी कि बंद कर देना। तो मैं कहूंगा क्या, इनक्लाइन होगा, इनेबल होगा, कन्विंस होगा, डिसकंटिन्यू होगा। बिल्कुल साथियों डिसकंटिन्यू परसिस्ट का आपका एंटोनिम हो जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि डमी का क्या एंटोनिम क्या होगा। तो डमी की अगर बात करें, डमी का मतलब पता क्या होता है साथियों, नकली होता है। क्या, डमी का मतलब क्या होता है, नकली होता है। तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, असली हो जाएगा। अब आपको देखना है कि असली की इंग्लिश क्या है, यानी कि असली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। क्या साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर काउंटर फिट कहा जाता है, नहीं, कॉपी कहा जाता है, डुप्लीकेट कहा जाता है, ओरिजिनल कहा जाता है असली को। तो मैं कहूंगा डमी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर आपको साथियों फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए द सिस्टम्स, अब यहां पर ऑपरेट आएगा ऑन बैकअप बैटरी, यानी कि जो सिस्टम होता है वो ऑपरेट करता है, संचालित करता है, ऑपरेट करता है बैटरी के बैकअप पर। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली आती है। तो ऑपरेट आएगा, एक्टिवेट आएगा, ड्राइव आएगा, कंट्रोल आएगा। मैं कहूंगा ऑपरेट यहां पर आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे द साउंड ऑफ एन एलिफेंट मैक्स, यानी कि जो एलिफेंट की साउंड होती है ना साथियों उसको क्या कहा जाता है, उसको ब्रेक कहा जाता है, ग्रंट कहा जाता है, लो या ट्रम्पेट कहा जाता है। मैं कहूंगा साथियों उसको ट्रम्पेट कहा जाता है। क्या, यानी कि चिंधाड़ना। क्या हाथी क्या करते हैं साथियों, चिंधाड़ते ही तो हैं, और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रम्पेट कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए ए पर्सन हु वॉक्स इन हिज हर स्लीप, यानी कि जो सोते में चलता हुआ एक ऐसा बंदा, उसको साथियों क्या कहा जाएगा। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या है, बताइए। चलिए सोमनम्बुलिस्ट कहा जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दीजिए और शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज बताइए, उसको साथियों क्या कहा जाएगा। देखिए शॉर्टेंड फॉर्म यानी कि किसी भी वर्ड की, किसी भी फ्रेज की शॉर्टेंड फॉर्म को साथियों क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में संक्षिप्तीकरण कहते हैं, यानी कि एब्रिविएशन इसको कहा जाएगा। तो एब्रिविएशन कहा जाएगा, इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि सिनोनिम आपको बताना है कीन का। तो कीन की अगर बात करते हैं, कीन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको साथियों ये मालूम होना चाहिए कि कीन का आखिर मतलब क्या होता है। तो कीन का मतलब होता है साथियों उत्सुक। क्या, कीन का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए साथियों उत्सुकता होती है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा आइगर, और आइगर का मतलब भी कहीं ना कहीं उत्सुक ही होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोग बता दीजिए, इसमें कौन सा वर्ड यहां पर गलत है साथियों बताइए। देखिए इंजरी सही है, थ्रस्ट सही है। शील्ड की अगर साथियों बात करते हैं तो क्या होना चाहिए साथियों, SHIELD होना चाहिए। तो ये गलत है, ये वाला सही है। अटैच भी सही लिखा हुआ है। यहां पर साथियों 4 सेगमेंट आपको दिए गए, आपको बताने के एरर कहां पर है, ग्रामेटिकल एरर कहां पर है। लिखा हुआ है वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो कहां पर साथियों गलती आपको दिख रही है। देखिए वाटर फ्रीज एट नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्रीज होना चाहिए, यानी कि फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एट जो यहां पर आए ये नहीं होना चाहिए बस। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर, ऑप्शन नंबर ए वाले में एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहला रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कह रहे कि कोई भी लड़की संगीतकार नहीं है। तो साथियों मान लेते हैं हम, क्या ये क्या हो गई साथियों, ये लड़की हो गई, क्या हो गई, ये लड़की हो गई। और यहाँ पर कहा गया है कि कोई लड़की जो है ना वो संगीतकार नहीं है। नहीं के लिए हम कट का निशान बना देते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये क्या हो गई, ये संगीतकार हो गए। चलिए
कोई भी लड़की संगीतकार नहीं है, और कह रहे कि कोई भी संगीतकार शिक्षक नहीं है। तो साथियों कोई भी संगीतकार क्या नहीं है, कोई भी संगीतकार शिक्षक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कह रहे कि सभी सितारे संगीतकार हैं, यानी कि सभी सितारे किसके अंदर आएंगे, संगीतकार के अंदर आएंगे, यानी कि सभी सितारे कौन हो गए, संगीतकार हो गए। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कि कौन कौन से निष्कर्ष यहां पर सही हैं। कह रहे कि कोई भी सितारा लड़की नहीं है, कोई भी सितारा लड़की नहीं है। देखिए जब कोई लड़की संगीतकार नहीं हो सकता, कोई संगीतकार लड़की नहीं हो सकता, तो कोई सितार लड़की कैसे हो सकता है। मैं कहूंगा कोई भी सितार लड़की नहीं है, यह कथन बिल्कुल सही है। कोई भी सितारा शिक्षक नहीं है, कोई भी सितारा साथियों देखिए जब कोई संगीतकार शिक्षक नहीं हो सकता तो कोई सितारा कैसे शिक्षक हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी सितारा शिक्षक नहीं, ये कथन बिल्कुल सही है। यानी कि मैं कहूंगा कि दोनों निष्कर्ष का पालन किया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 31 है, उसके बाद 37 है, क्या है 31 है, और उसके बाद साथियों क्या है 37 है यहां पर, और फिर 41 है, और फिर 43 है। तो आपको बताने के उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहां पर साथियों कितने बड़े हैं, 41, 37, देखिए 31, 37, 41, 43 के बाद क्या आएगा। यहां पर अगर बात करें 6 बड़े हैं, यहां पर कितने बड़े हैं साथियों, यहां पर आपके 4 बढ़ गए, और यहां पर कितने बड़े हैं, 2 बड़े, यानी कि 6 बढ़ाया 4 बढ़ाया 2 बढ़ाया। तो अब यहां पर क्या बढ़ाएंगे, देखिए मुझे तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। 43 के आसपास कोई नंबर भी नहीं, 47 हो नहीं सकता, 45 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना 2 फिर। तो मुझे ऐसा लग रहा है साथियों ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। क्या ये सभी अभाज्य संख्याओं वाली सीरीज है, ये भी अभाज्य संख्या, उसके अगली संख्या 37 अभाज्य संख्या, उसके अगली 41 और उसके अगली 43। अब आपको बताने कि अगली अभाज्य संख्या क्या होगी। क्या साथियों 44 होगी, नहीं है तो साथियों 2 से कटती है। क्या 45 होगी, नहीं, 9 3 से कटती है। 46 भी नहीं होगी साथियों, 47 अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 47 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर साथियों देखिए जितनी भी खाली आपको दिख रहे हैं ना, आपको बताने के वहां पर कौन कौन से लेटर आ सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैं कहूंगा साथियों टोटल कितने लेटर आएंगे, 15 लेटर आएंगे। तो कितने कितने के पेयर बन सकते हैं, 3 के तो मुश्किल है, 5 का साथियों बनना चाहिए। तो हम साथियों 5 का यहां पर क्या बना लेते हैं, 5 का यहां पर पेयर बना लेते हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5 ये एक अलग पेयर हो गया, 1 2 3 4 5 ये एक अलग हो गया, और 1 2 3 4 5 अलग हो गया। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि सबके एंड में एम आ रहा है, एम यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। एम से पहले यू आ रहा है, तो यहां पर साथियों यू आ जाएगा, और ए से पहले क्या आ जाएगा, ए से पहले साथियों यहां पर ए आना चाहिए, और ए से पहले जेड आ जाएगा, तो यहां पर जेड आ जाएगा। यानी कि पूरा आपका बन गया है ZAUM। तो अगर कोई दिक्कत है क्या, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पर 4 ही लिए मैंने, 1 सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गई, इसको दोबारा से एक बार देख लेते। कितने लेटर थे साथियों, 1 2, अच्छा यहाँ पर 2 हैं भाई, 1 2, 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 खाली जगह है, 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। तो साथियों कितने बनने, यहां पर भी 2 है भाई, यहां पर भी 2 है, 14 15 हो जाएंगे। तो अब अगर साथियों यहां पर बात करें 5 का ही बनेगा, 1 2 3 4 5 ये एक अलग बन गया, 1 2 3 4 5 ये एक अलग बन गया, और 1 2 3 4 5 ये एक अलग बन गया। अब साथियों समझ में आपकी आ गया होगा। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि सबसे एंड में एम बन रहा है, एम यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी एम, यहां पर भी बन रहा है। एम से पहले यू है तो साथियों यहां पर यू कर लो, यहां पर भी यू आ जाएगा, और सबसे पहले जेड है तो साथियों यहां पर भी जेड आ जाएगा। अब आपका पूरा बन गया ZAFUM। तो यहां पर ZAF आ जाएगा, यहां पर F आ जाएगा, UM हो गया, ZAF यहां पर हो गया, और साथियों UM हो गया। तो आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने A लिखा है, आपने F लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद आपने साथों Z लिखा है, आपने U लिखा है, फिर आपने Z और फिर आपने FU लिखा है। तो मैं कहूंगा ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में INSPIRE को JBTTJFJZF लिखा जाता है। तो आपको साथियों ये बताना है कि उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग, उसी रूल के अकॉर्डिंग FORGIVE को क्या लिखा जाएगा। फटाफट साथियों आप लोग यहां पर बताइए। देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, I होता है 9 पर और J होता है 10 पर, यानी कि 1 बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया। N 14 पर होता है, P 16 पर होता है साथियों, 2 बढ़ाया गया, ठीक है। अब उसके बाद
S होता है 19 पर, T होता है 20 पर, यानी कि कितना फिर से साथियों 1 बढ़ा दिया गया यहाँ पर, और P होता है 16 पर, D होता है 20 पर साथियों, अब 4 बढ़ा दिया गया। I 9 पर होता है साथियों, J आपका 10 पर होता है, 1 बढ़ाया गया। R 18 पर होता है, Z कितने पर होता है साथियों आपका 26 पर होता है, तो 8 बढ़ाया गया। E 5 पर होता है, F साथियों 6 पर होता है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। तो यही लॉजिक आपको इसमें अपनाना है, मैं कहूंगा बिल्कुल यही लॉजिक आपको अपनाना है। चलिए, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले 1 बढ़ रहा था, 9 से 10 हुआ था ना 1, और फिर 2 बढ़ रहा था। तो यहाँ पर जब आप साथियों 1 बढ़ाओगे ना तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, G सब में है। यहाँ पर 2 बढ़ाओगे तो साथियों Q आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब R में साथियों आपको 1 बढ़ाना है, यानी कि 19 पर होता है S, और अब आपको 4 बढ़ाना है तो कितने हो जाएगा, K हो जाएगा। उसके बाद साथियों 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, I के बाद J आ जाएगा, और उसके बाद साथियों V में जब आप 8 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, V होता है 22 पर, ठीक है ना, V 22 पर होता है तो साथियों Z निकल जाएगा, D आ जाएगा, तो D यहां पर हो जाएगा, और E के बाद क्या आता है, F आता है। तो मैं कहूंगा ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यानी कि G Q S K J D F। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को साथियों करने की कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है कि 6 मित्र है GHIJKL एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मान लेते ये एक मेज हो गई, 6 लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो 6 लोगों की साथियों हमने जगह बना दी, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल लगता है देखिए, और कहा जा रहा है कि सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है, कह रहे कि H G के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए G को कहीं बैठा दे, G अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठा है तो G का बायां किधर होगा, इधर को होगा, तो G के बाएं तीसरे स्थान पर H बैठा है, तो 1 2 3 यानी कि H आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि L और I H के बगल में नहीं है, यानी कि L यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी, और H भी यहां पर, सॉरी I भी यहां पर नहीं आ सकता, I यहां पर भी नहीं आ सकता, ठीक है, यानी कि L और H की पोजीशन ये हो सकती है। उसके बाद कह रहे हैं कि I के दाईं और बगल में बैठा है K। क्या कहा गया है साथियों, यहां पर अगर बात करें, देखिए ये हो गया है लाइन, ठीक है, ये हो गई है। उसके बाद कहा गया है कि L और I, क्या L और I H के बगल में नहीं है, और यहां पर K I के, ठीक है ना, K जो है ना साथियों ये I के बगल में बैठा है, तो K I के बगल में बैठा है। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने बताया था क्या साथियों L और O यहां पर नहीं बैठ सकते, यानी कि L और O यहां पर बैठेंगे, ठीक है ना, यही तो कहा गया है कि H के बगल में नहीं है। अच्छा, H के बगल में L और I नहीं है, L और I जो है ना ये H के बगल में नहीं, यानी कि L और I यहां पर नहीं बैठ सकते, तो L और I यहां पर बैठेंगे। और यहां पर कहा गया है कि I के दाईं ओर बगल में बैठा है साथियों कौन, ठीक है, I के दाईं ओर, तो I को हम यहां पर बनाएंगे, I के दाईं ओर K बैठा लेंगे, क्योंकि I को अगर हम यहां पर बैठा लेंगे तो I के दाईं पर G है, वो तो जगह घिरी हुई है, तो इसलिए I को हमें यहां पर ही बैठाना होगा। अब यहां पर आपका क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, और बचा कौन साथियों, J बचा, तो वो यहां आ जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि L के बाईं ओर, L के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है साथियों, तो J बैठा है, इसलिए आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए। देखिए ये सवाल रह गया था आपका, इस सवाल को छोड़ दिया है साथियों, क्या इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, देख लीजिए आप लोग भी। देखिए यानी कि यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, बात ये करते हैं कि ये जो आपको आकृति दिख रही ना, अगर इसको दर्पण में आप देखोगे तो साथियों ये आकृति कैसी दिखाई देगी, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लॉजिक वगैरह साथियों सब मैं आपको बतला चुका हूं। देखिए जो सबसे अंत वाली है, अंत वाली, अरे भाई पहली लाइन में अंत वाली ये है ना, तो इसका मुंह अभी दाईं तरफ है, और जब ये बनेगी दर्पण में ना तो इसका मुंह बाईं तरफ हो जाएगा, और सबसे अंत में है सबसे पहले हो जाएगी, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है ना। क्या बनेगी साथियों, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ये वाली, इसका मुंह साथियों कैसे, कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से है साथियों, तो ये ऐसे बन जाएगी। और ये क्या साथियों, ये जैसा है ना ये वैसा ही बनेगा, ये ऐसे भरा हुआ है तो भरा हुआ बन जाएगा। तो अब यही आप देख लीजिए कि ऐसा यहां पर है साथियों, नहीं है, ऐसा यहां पर है, नहीं है, ऐसा यहां पर है, यहां पर है, और यहां पर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा साथियों ये कट है ना, कट वैसा ही बनेगा, और जैसा अब ये गोला ये वाला है ना, ठीक है, तो ये साथियों यहां पर बन जाएगा, और ये पूरा भर जाएगा, और ये खाली गोला आ जाएगा। इसकी अगर बात करते हैं तो
अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, इसका मुंह किधर है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है ना, तो ये जो बनना चाहिए इसका मुंह साथियों ऊपर की तरफ बनना चाहिए, लेकिन इसमें नीचे की तरफ बना है तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सातों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका अब राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं सबसे पहले, इसमें सवाल में साथियों कुछ नहीं है, वो पढ़ने वाली चीज कुछ नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए यहां पर साथियों कहा आपसे ये गया है कि ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना साथियों, यहां पर कौन सा आ सकती है, कौन सी आकृति बैठ सकती है, ये आपसे इतनी सी बात साथियों सिर्फ पूछी जा रही है बस, और साथियों कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए सबसे पहले ये चौकोर यहां पर ना, तो ये चौकोर साथियों कुछ यहां पर भी बन जाएगा, तो अब ये चौकोर इसमें नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो सकता। चलिए अब अगर साथियों अगला देखें, अब अगर अगला देखें साथियों, तो यहां पर अगर साथियों बात करें, अब देखिए यहां पर ये एक लाइन जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल जाएगी, और एक लाइन ये ऐसे आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ऐसा कहां पर है साथियों, ऐसा कहां पर है, तो ऐसा तो साथियों मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है लगभग, क्योंकि यहां पर लाइन बड़ी दिख रही है, बहुत लंबी दिख रही है, और यहां पर तकरीबन आधी दिख रही है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। और यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, यहां पर एक लाइन है, दो लाइन नहीं, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ है, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि FLOWER को KQTSN लिखा जाता है, तो विंडो को क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। साथियों देखिए आपकी SSC MTS की जो परीक्षा है उसकी तैयारी आपकी बहुत जोरों शोरों से एक तरीके से चल रही है, और आपके एग्जाम में अगर साथियों कुछ दिन है, या मैं कहूँगा कुछ घंटे हैं, आपका एग्जाम कल है, परसों या कुछ दिन बाद है, तो इस चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि डेली एक ऐसी वीडियो साथी आती है SSC MTS की टारगेट सिलेक्शन पर, जिस वीडियो को देखकर साथियों आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो साथियों जितने क्वेश्चंस बचे हैं सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये 6 पर आता है, L12 पर आता है, O15 पर आता है, W23 पर आता है, E5 पर आता है, R18 पर आता है। अब ये साथियों K11 पर आता है, यानी कि 6 से 11 हो गया है, तो मैं कहूंगा साथियों 5 बड़ा है। 12 से 17 हुआ, यहां पर भी 5 बड़ा है, और 13 से साथियों 20 हुआ, यहां पर भी कितना बड़ा है, ये क्या है, ये 15 है। अच्छा 15 से 20 हुआ है, तो यहां पर भी साथियों 5 बड़ा है। उसके बाद साथियों यहां पर 23 से S19 पर होता है, तो 4 घटा है, और 5 से 1 हुआ है, 4 घटा है, और 18 से 14 हुआ है साथियों 4 घटा है। तो यहां सब कहीं 4 घट रहा है, इसमें शुरू में 5 बढ़ रहा है। तो अब यहां पर अगर बात करें कि यहां पर साथियों आपका क्या आ सकता है, देखिए इसमें 5 बढ़ाइए जरा, W23 पर होता है, और जब W में साथियों आप 5 बढ़ाएंगे तो Z और A और B यानी कि यहां पर B आ जाएगा। इसमें जब आप 5 बढ़ाएंगे, I है ये 9 पर होता है, 5 बढ़ाएंगे 14 हो जाएगा, यानी कि N आ जाएगा। इसमें जब 5 बढ़ाएंगे तो साथियों S आ जाएगा। तो BNS यहां पर लिखा हुआ, BNS यहां पर लिखा। अब इसमें साथियों 4 घटा दीजिए, तो जब आप इसमें 4 घटाएंगे तो Z आ जाएगा, और Z कहां पर लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ, यानी कि BNSZ ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर साथियों 31 है, फिर 32 है, उसके बाद 36 है, फिर साथियों 63 है, और 79 है, ठीक है, 204 है। आपको बताने कि अगला नंबर यहां पर कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले यहां पर 1 बढ़ाया गया, कितना बढ़ाएगा साथियों आपको भी क्लियर यहां पर दिख रहा होगा। यहां पर सबसे पहले 1 बढ़ाया गया, ठीक है। यहां पर कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, और यहां पर कितना बढ़ाया गया, 36 से 63 जो हुआ है साथियों 27 हुआ है, और 63 से 79 जो हुआ है 16 बड़ा है, और 79 से 204 हुआ है साथियों कितना बड़ा है, तकरीबन अगर बात करते हैं, घटा लेते हैं इसको साथियों, 204 17, यानी कि 14 में से साथियों 9 जाएगा, 5 बचेगा, इधर 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125, तो यहाँ पर 125 आ गया। यहाँ पर क्या बढ़ेगा ये आपको बताने। देखिए इसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें ना, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। और अगर बात, अच्छा ये तो 3 का क्यूब है ना भाई, 3 का क्यूब हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये 5 का क्यूब हो गया,
ठीक है। तो और ये क्या हो गया, इसको हम साथियों 1 का क्यूब मान सकते हैं या 1 का स्क्वायर मान लीजिए। तो पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो साथियों 6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो 204 और 36 कितने होते हैं, इसको साथियों कैलकुलेट आप कर लीजिए। यहाँ पर 240 आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 240 आएगा। क्या 240 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये थोड़ा सा साथियों सही तरीके से नहीं लिखा है, मैं इसको सही तरीके से यहाँ पर आपको बता देता हूं कैसे ये सही तरीके से होना चाहिए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, सबसे पहले क्या है आपका 9 है, उसके बाद भाग है, 9 भाग है, और ब्रैकेट की अगर बात करें, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में 5 भाग है, क्या ब्रैकेट में 5 - 5 है, क्या है साथियों 5 - 5 है, और फिर साथियों भाग का निशान है, और फिर 6 - 7 है। ऐसा सवाल साथियों आपसे पूछा जाता है। गुणा है 8 + 9 है, और साथियों यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ हो जाता है। फिर बटा है, क्या है अपॉन है, और अपॉन के नीचे क्या लिखा हुआ है साथियों 4 + 4 गुणा 4 भाग 4 और ऑफ, और साथियों 4। आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सॉल्व करना है ऑफ को, यानी कि भाग से भी पहले। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि अब इसको साथियों किस टाइप से करेंगे, क्या यहां पर आएगा, देखिए सबसे पहले अगर बात करें ये 9 लिखा हुआ है, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये क्या आ जाएगा आपका साथियों 5 - 5 आ गया, और भाग की अगर बात करें साथियों यहां पर क्या आएगा पता है, यहां पर साथियों माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 1 आएगा। तो ये साथियों एक तरीके से यही तो आ जाएगा, माइनस के 1 यहां आ गया। उसके बाद गुणा लिखा हुआ है साथियों 8 आ गया, प्लस आपका 9 आ गया। इसको भी अभी भूल जाइए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लूं, या एक काम करिए साथ में सॉल्व करते हैं। ये 4 है, प्लस ये आपका 4 फिर लिख दिया, और फिर से साथियों यहाँ पर 4 आपने लिख दिया, और यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 चौक 16, तो 16 इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप में देखते हैं क्या होना है यहाँ पर। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा प्लस का, तो 5 + 5 गुणा 8 + 9 आपका हो गया, और बटे में क्या आ जाएगा, अब देखिए 4 बचा प्लस 4 बचा, ठीक है, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अब इसको साथियों आपको क्या करना है, इसको आपको एक काम करिए, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 आ जाएगा। तो अब अगर बात करें 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट 5 ही लिख लो, स्टेप क्यों ज्यादा बढ़ाओगे। तो ये आपका 5 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या आएगा साथियों, 5 और 9 कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 और 9 आपका 14 + 8 = 40 आपका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें, अब साथियों यहाँ पर क्या आएगा ये समझना है। देखिए अब ये 40 50 54 आ गया, कितना आ गया साथियों 54 आ गया, और बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप एक चीज भूल लो कि ये भाग 9 भी चल रहा था, तो ये भाग क्या हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आप कहोगे साथियों बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है ये, अब आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए है। देखिए 1 सेकेंड, हाँ, तो 9 भाग 54/5 है ना। तो अगर बात करें साथियों 9 बटे, ठीक है, 9/54 ही तो है, क्या है साथियों ये 9/54 ही तो है कहीं ना कहीं। और ये क्या है साथियों, ये 5/1 है, इसके नीचे 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, अब ये भाग है ना 9/54 के भाग में है 5/1, तो एक काम करो साथियों 9/54 आ जाएगा, और गुणा का निशान लगा लो, यहां पर क्या आएगा 5/1। लेकिन नहीं साथियों, अगर बात करें यहां पर आप 1/5 लिख सकते हो, क्योंकि आपने भाग को निशान को गुणा में बदला है। अब देखिए 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि 1/30 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कहां पर लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि कॉलेज के चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए, यानी कि 2 लोग थे जो जीते, उनको 69% मत प्राप्त हुए हैं, और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए जब एक जो जीतने वाला है ना वो 69% से जीता है, जब ये 69% से जीता है, तो मैं कहूंगा साथियों, क्या मैं कहूंगा हारने वाले को 31% मत मिले हैं। और ये जो संख्या दी गई ना, ये इसका अंतर है, ये इसका अंतर है, माइनस है। तो साथियों 69 में से 31 अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 8 आ गया, और ये साथियों 6 आ जाएगा, यानी कि 38 आ जाएगा, 38 सॉरी, ठीक है, 6 में से 3 जाएगा, 38 आ जाएगा। तो ये 38% की वैल्यू यहां पर दे रखी है 342, यानी कि अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। कहा जाए अगर भाई जीतने वाले को 69% मत मिले हैं, तो जाहिर सी बात है हारने वाले को 31% मत मिलेंगे, ठीक है।
और उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर दिया गया कि अपने प्रतिद्वंदी को वो इतने मतों से पराजित करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 38 आएगा, ये जितना भी आए तो ये उसका मान होता है। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, कुल संख्या पूछी जा रही है ना, 100% होती है। तो जब 38% बराबर 342 है तो मैं कहूंगा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 342/38। इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू ये साथियों बन जाएगी। अब इसको साथियों कट कर लो, 2 से कट करें ना तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नीम 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साथियों आपका 100 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो 19 एकम 19 और 19 नीम होता है 171, ये 2 0 इसमें लग जाएगा। तो 900 क्या होगा साथियों, 900 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट में पार कर जाता है। पुल की लंबाई कितनी होगी मीटर में। अब देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें क्वेश्चन की, अगर बात करें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है। यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए आपको भी पता होगा दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है साथियों चाल गुणा समय। क्या दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। और पुल की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, कहीं ना कहीं चाल आपको दे रखा है और समय आपको दे रखा है, दूरी आपसे पूछी जा रही पुल की। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। 7.2 किलोमीटर, ठीक है ना, 7.2 किलोमीटर आपका हो जाएगा और यहां पर गुणा करके 25 मिनट आ जाएगा। अब देखिए ये जब भी साथियों किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, तो साथियों समय जो होता है वो घंटे में होना चाहिए। तो साथियों इसको घंटे में करने के लिए 60 से हमें इसको भाग कराना होगी। अब ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ जाएगा। अब इसको अगर कट करें साथियों कितने से, 6 से करें, 6 कम 6 हो जाएगा। और 72 की अगर बात करें कितना कट हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। और कट करें 25 से कम 25, 25 चौक और 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी कि जो आपकी दूरी निकलेगी साथियों वो कितनी निकलेगी, 3 किलोमीटर की दूरी निकलेगी। चलिए तो पुल की लंबाई कितनी होगी, 3 किलोमीटर की होगी। लेकिन पुल की लंबाई मीटर में आपसे पूछी जा रही है, तो 3 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3000 मीटर जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल की लंबाई कितनी होगी, 3000 किलोमीटर, सॉरी 3000 मीटर होगी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर साथियों देखिए, अब बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है साथियों, एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 15,800 है। यदि कोई दुकानदार 20% की छूट देता है और उसके बाद 18% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य साथियों कितना होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए सबसे पहला बात यहां पर साथियों जो लिखी हुई है, जो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो आप करते जाइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 15,800 है। उस पर 20% की जब छूट दी जाती है तो वो कितने रुपए की वस्तु हो जाती है, सबसे पहले इसको ज्ञात कीजिए। 20% की छूट दी जा रही है यानी कि उसको 80% में बेचा जाएगा। 20 चौक और 20 पंजे, इसको कट करे 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 छंग और 0 आ गया। अब 3100 की गुणा साथियों 3160 की गुणा 4 से कर लीजिए, 0 आ गया यहाँ पर ये वाला, और 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, 4 एकम 4, 5 6 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। यानी कि अगर बात करें 12,640 आ गया। अब देखिए अगर किसी वस्तु पर 15,800 लिखी और 20% की छूट दी जाती है तो वो वस्तु 12,640 रुपए की हो जाती है। और जब वो वस्तु 12,640 रुपए की हो जाती है तब भी उस पर 18% का लाभ होता है। यानी कि इसकी अगर बात करें, इसकी ये 118% की वैल्यू दे रखी है। तो 100% की आपको वैल्यू बताना है साथियों। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 118 नीचे आ जाएगी, 1% की हो जाएगी, गुणा आप 100 से कर देना, ये 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो बस आपको साथियों इसको कैलकुलेट करना होगा, बस हो गया आंसर। देखिए 2 से कट करे 6 और 3 2 4 आ गया। इसको अगर कट करे साथियों 2 पंजे 2 नीम आ गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए अब अगर साथियों यहां पर कट करने पर आए, क्या 59 से के साथियों ये आपका डायरेक्ट कट हो सकता है या डायरेक्ट कट नहीं हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं। देखिए ये 59 एकम क्या हो जाएगा साथियों, 59 हो जाएगा। कितना बचेगा, 4 जाएगा, ठीक है ना, 4 जाएगा। तो साथियों ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करें, एक काम कर सकते हैं, ये 420 हो गया है। 420 की अगर बात करें तो 6 छंग 36 ज्यादा हो जाएगा, 6 छंग 6 6 सत्ते 42। हाँ बिल्कुल साथियों, अब 2 नंबर एक साथ कट कर रहे हैं ना साथियों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना, 0 बढ़ जाएगा साथियों। और सत्ते यहाँ पर आ जाएगा, तो 107 करके यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक। और बाकी पॉइंट में भी कुछ ना कुछ आएगा। तो कहने का मतलब साथियों ये है
कहने का मतलब साथियों क्या, कहने का मतलब यह है कि 107 करके कुछ आंसर आना चाहिए। तो 107 करके आंसर कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं निकल पा रहा है ना, तो उसके आसपास तो आंसर निकल पा रहा होगा। चलिए तो इसको मैं आपको फिर से बता देता हूं। कह रहे कि एक अंक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मतलब वस्तु के ऊपर अंकित है, छपे हुए हैं 15,800। जब इसको 20% की छूट दी जाती है तो ये 1240 रुपए की हो जाती है। जब ये 1240 रुपए में बेची जाती तब भी इस पर 18% का लाभ होता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू 118% की है, इसकी वैल्यू 100% की निकालना है। तो 12,640 बटे 118 गुणा 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो 107 करके आएगा। ठीक है ना, प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो साथियों 10,712 भी आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ था, वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। कहने कि यदि किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 रुपए है, यानी कि वो 900 रुपए में पड़ रही है, और निर्माता थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत 8%, 10%, 20% है, तो मेज की उत्पादन लागत कितनी है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। मान लीजिए मेज की लागत उत्पादन x है और इस पर जब 8% की साथियों क्या दी जाती है, जब इस पर 8% की साथियों छूट क्या दी जाती है, अच्छा फायदा होता है, लाभ होता है, तो ये वस्तु कितने की बन जाएगी साथियों, ये आपकी 108% की बन जाएगी। तो ये आ जाएगा। और फिर 10% का फायदा होता है तो 110 बटे 100 आ जाएगा। फिर 20% का होता है तो 120 का आ जाएगा। अब इसको जो वस्तु की पड़ेगी वो 900 रुपए की साथियों वस्तु पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना है, 20 छंग और 20 पंजे। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इसकी अगर साथियों बात करें, या एक काम करो इसको ऐसा ही रख लें, ऐसा ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं साथियों, बराबर 900 यहां पर आ जाएगा। अब नीचे क्या बचा, 100 बचा, 100 लिख लीजिए। ये 10 है ना, तो इसी में गुणा कर दीजिए, यहां पर आपका 5 आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा साथियों, 108 आ गया, गुणा 11 आ गया, गुणा 6 आ गया। इतनी बात साथियों क्लियर है, आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। बस आपको साथियों इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आपका आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से बहुत आराम से। देखिए अब क्या क्या कट रहा है साथियों, उसको एक बार आप लोग कट कर लीजिए। अगर इसको 6 से कट करें साथियों, देखिए 6 कम 6, 6 कम 6 हो जाएगा, 3 जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि 150 आ चुका है, यहाँ पर 150 आ चुका है। अब इसको साथियों कट कर लो 3 से, देखिए 3 से कट करेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, 10,000 गुणा 5, और यहाँ पर क्या बचा है, 11 बचा है। ठीक है ना, इतनी बात साथियों क्लियर है, आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर साथियों कैसे कट होगा, 2 से कट करेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे साथियों तो 25 आ जाएगा। ठीक है ना, अब अगर बात करें साथियों, अब इसको एक बार करें कि, और इसको एक बार पूरा कट कर लें, काम करें या एक काम करिए, देखिए इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 पंजे आपका 125 हो गया, और 18 की 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 8 आ गया, 9 आ गया, 198 हो गया। तो एक काम करो साथियों, ये करा लो। अब बस आपको ये कैलकुलेट करना है, बाकी आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से साथियों कट कराना शुरू करते हैं। 2 छंग आपका हो जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 00 आ जाएगा, 2 नीम 18 हो जाएगा, फिर 2 नीम 18 हो जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर 99 की साथियों भाग आप करो, क्या मैं कर लेता हूं साथियों, 62,500 भाग 99, तो यहां पर साथियों लगभग कितना आ रहा है, 631 करके आ रहा है। तो 631 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको साथियों अगर हम बात करें कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी मैं आपको साथियों बतला देता हूं। देखिए यहां पर आपका 99 आ जाएगा, और यहां पर 62,500 आ जाएगा। अगर 99 की देखिए, अब ये 100 मान लीजिए, इसको 600 है ये, तो 6 से तो पूरा कटेगा, यानी कि कितने हो जाएंगे साथियों, 99 छंग आपके कितने हो जाएंगे, 594 हो जाएंगे। तो 594 ये आ गया, एक बचा, और ये कितना साथियों हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 00 यहां पर लग जाएगा। अब इसको किससे कट करें, अब साथियों डायरेक्ट 31 होने, तो 31 से तो ही कटेगा, तो 31 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 631 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये थोड़ा सा कम आएगा साथियों, क्या, ठीक है, ये थोड़ा सा कम आएगा, 3069 आ जाएगा, 3069 आ जाएगा। बस हमें 631 मिल चुका है। चलिए, क्योंकि निकटतम मान आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और फटाफट आप लोग बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर पर ज्ञात कीजिए, जिस पर 4 वर्ष में 28,000 मिश्रधन हो गया। आपको देखिए मूलधन दे रखा है
22,500 का मूलधन दे रखा है, आपको मिश्रधन दे रखा है 28,800 का मिश्रधन दे रखा है, आपको साथियों समय दे रखा है 4 वर्ष का, आपसे दर पूछी जा रही है यानी कि आपसे आर पूछी जा रही है। अच्छा, अगर साधारण ब्याज की हम बात करें तो इनका डिफरेंस क्या होता है साथियों? साधारण ब्याज होता है, जरा घटाकर मुझे बताइए क्यों? क्योंकि दर हमें ज्ञात करना है ना, तो आर दर बराबर होता है साथियों साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन में पी और टी, इसलिए हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए 22,500 यहां पर आ गया, यहां पर कितना बचा? 300 बचा, यहां पर कितना बचा साथियों? 6 बचा, ठीक है ना। तो साथियों आर बराबर साधारण ब्याज कितना है? 6300 है, गुणा साथियों 100 हो जाएगा, बटे में पी कितना है साथियों? 22,500 है, और अगर बात करें टी कितना है? 4 है। तो इसको साथियों कैलकुलेट आप कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब अगर साथियों बात करें यहां पर, अगर बात करें देखिए अगर ये 4 से कटेगा, एक बार देख लीजिए जरा, 2 जाएगा, ठीक है, 3 जाएगा, चलो इसको ऐसा करो 5 से कट कर लो, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छंग 30, 0 आ गया, ठीक है। और ये किससे कटेगा? 5 नीम 45 और गुणा 4 भी आ गया, 5 नीम 45 और 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि इतना आपके सामने अभी आया है। अब इसको अगर कट करें साथियों, 4 पंज 20, 4 छंग 24, 4 तियां 12 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सत्य आपका 63 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या निकलेगा? 7% निकलेगा, और 7% साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 800 है, यदि एक दुकानदार उस वस्तु पर 2 छूट देता है, पहली छूट 10% की और दूसरी छूट 5% की, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए अंकित मूल्य कितना है? 800 है, 10% की छूट देता है यानी कि उसको 90% में बेचता है, फिर उस पर 5% की छूट देता है यानी कि उसको 95% में बेचता है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 नीम 45 हो जाएगा, इससे साथियों ये कट होगा, 4 आ जाएगा, 9 चौक कितने हो जाएंगे? 36 गुणा 19, इसकी साथियों गुणा करा लीजिए, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, 9 तियां 27 और आपका कितना 32 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 36 आ जाएगा, 9 हो गया, 8 आ गया, 6 आ गया, यानी कि 689। क्या कहीं पर ऑप्शन में 689 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या अच्छा ये 9 नहीं, ये 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा, 684 आना चाहिए, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर कहा जा रहा है 48 संख्याओं का औसत 48 है। 48 संख्याओं का औसत कितना है साथियों? 38 है। 48 है मतलब, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 48 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आपको 48 की गुणा 48 से कराना होगी। 8 8 64 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और ये साथियों आपका 38 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 चक 16 और आपका 3 19 हो जाएगा, 4 आ गया, 10 आ गया, ठीक है, और ये 13 आ गया, ये साथियों 2 आ गया, यानी कि 2304 यहां पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2304 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि बाद में ये मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है कि 48 को 2 जगह पर गलती से 84 समझ लिया गया है, यानी कि होना चाहिए था 2 बार 48 48, लेकिन इसको समझ क्या लिया गया? 84 84 इसको समझ लिया गया, इसलिए साथियों ये टोटल बढ़ गया होगा, टोटल बढ़ गया होना होगा। अब 8 8 16 हो जाएगा और 96 और ये 8 हो गया, ये यानी कि करना था ये, इसमें ऐड करना था 96, लेकिन कर दिया 168 हमने ऐड कर दिया। तो कितना इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया? 168 में से साथियों जरा 96 को घटाओ, देखते हैं कितना एक्स्ट्रा हमने ऐड किया यहाँ पर। तो साथियों कितना ऐड किया? 72 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो कुछ नहीं दिक्कत साथियों, इसमें से 72 जो है ना वो आप घटा लो, 2304 में से 72 आप घटा लो, आपको सही योग पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 2232 यहां पर साथियों आ चुका है, यानी कि मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि 2225 योग होगा 48 संख्याओं का। तो अब आपको औसत निकालना है ना, औसत निकालना है, तो साथियों 2232 की भाग आपको 48 से कर देना है, बस आपका साथियों आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से कट करें, छोटा बनाए इसको साथियों, 24 आ जाएगा, 2 2 और साथियों ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो गया, और छोटा बनाए तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 1 जाए 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। और अगर छोटा बनाए तो जगह आप चाहिए साथियों इसको भी हटा देंगे, इसको भी साथियों हटा दिया। अब यहाँ पर अगर बात करें 2 दूना 4 और
दो सत्ते 14, दो नीम 18 हो गया और ये 6 आ गया। इसको आप डायरेक्ट कट कर लो। 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 3 जाएगा 39 हो जाएगा, 6 छंग आपका 36 हो जाएगा। तो 46 पॉइंट करके कुछ आना चाहिए और 46 पॉइंट करके आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।